अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जी। अच्छा, अब बताते हैं जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सिंपली मैं पहले बना के समझाता हूँ। आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ ले लें और एक जी। ये दो फंक्शंस आप लोग कंसीडर कर लें, ठीक हो गया। अब आप लोग ये दो फंक्शंस को कंसीडर कर लें तो आपके पास एक फंक्शन होगा यहाँ से लेकर, मिसाल है ये आपके पास एक फंक्शन है ए बी सी, और ये तीसरा एक और आ जाता है ऐसे यहाँ पे ई एफ जी। मिसाल है ये आपके पास तीन सेट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट सेट्स, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो फंक्शन एफ है ना वो आपके पास है सेट एक्स से सेट वाई पे। ये सेट एक्स कर लें, ठीक है, ये सेट वाई कर लें, ये सेट जेड कर लें, ओके हो गया। अब ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और जी फंक्शन जो है मैं जी फंक्शन कह लेता हूँ, वो आपके पास है वाई से लेकर जेड तक, ठीक है। ये जी फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जी से लेकर सॉरी यहाँ पे जी फंक्शन है और यहाँ पे एफ फंक्शन है। ये दो फंक्शन हैं। ये हमें ये कहता है कंपोजिशन कि आप इधर से डायरेक्टली इधर चले जाएं, मतलब कि आप इससे डायरेक्टली यहाँ पर चले जाएं, जिसको वो डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जी। अगर एफ पहले है तो फिर एफ ऑफ जी आ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और एक्स इसके मेंबर्स हो जाएंगे, और ये आपके पास इक्वल हो जाएगा एफ पहले जी अप्लाई होगा एक्स के ऊपर, ठीक है, पहले जी एक्स पे अप्लाई होगा और उसके बाद एफ। ये डेफिनेशन होती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। इसमें आंसर्स आप लोग कैसे आते हैं, वन की इमेज ए है, ए की इमेज मिसाल है ई है, ठीक है, यानी वन मैप कर रहा है ए पर और ए मैप कर रहा है ई पर, तो यहाँ पर वन की जो इमेज अंडर कंपोजिशन बनेगी वो ई बनेगी, ठीक है। यानी वन की जो इमेज बनेगी वो ई बनेगी, क्योंकि वन ए पर मैप कर रहा है और आगे ए ई पर मैप कर रहा है। मिसाल है वन ए पर मैप कर रहा होता और ए आपके पास एफ पर मैप कर रहा होता, तो अंडर कंपोजिशन वन की इमेज एफ हो जाती, ठीक है जी। यानी कि ये उन चेन चलती है कि वन मैप कर रहा है ए पर और ए मैप कर रहा है ई पर, मिसाल है, ठीक है। तो यहाँ पे वन मैप करेगा ई पर, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट देखते हैं। अब मिसाल है वन सी पर मैप कर रहा होता, जस्ट फॉर एग्जांपल वन जो है वो मैप कर रहा होता सी पर, तो आपके पास सी मिसाल है मैप कर रहा होता जी पर, तो वन की इमेज अंडर कंपोजिशन जी हो जाती इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा एक कंपोजिशन का फंक्शन बनेगा। अच्छा, अब कंपोजिशन का फंक्शन जो है इसके बाद आपके पास आ जाता है, ये मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल के सॉरी डेफिनेशन के हद तक बस करवाया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप लोग करना चाहें इन डिटेल चीज़ें दोबारा से, मतलब इनके एग्जांपल्स वगैरह, किस तरह कंपोजिशन होगी, कंपोजिशन कैसे फाइंड की जाएगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें एफ एफ एक्स जी एफ एक्स लेकर, वो मैं आप लोगों को, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, समझा भी दूंगा। लेकिन अभी चूँकि मैं आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ तो इस वजह से जस्ट डेफिनेशन मैंने करवाई है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या होगा, नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन है उसके अंदर, ठीक है, मतलब ये लिखा तो नहीं हुआ लेकिन कर लेना चाहिए, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होगा आप लोगों के पास। अब अगर आप लोग देखो, एक चीज़ सीधी है और एक चीज़ उल्टी है, ठीक है, तो वो इन्वर्स, अब जिस तरह आप लोग बुक सीधी पकड़ के पढ़ते हो, ठीक है, तो आप अगर उल्टी पकड़ के पढ़ने लग जाओ तो आप वो इन्वर्स हो जाएगा आपका, मतलब उल्टी बात हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह की मिसाल है, मैं कहता हूँ कि आपके पास एफ एक फंक्शन है जो डिफाइन है एक्स से वाई पर, ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है, तो जो एफ इनवर्स होगा वो क्या होगा, आपके पास वाई से एक्स पर हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, इसके ऊपर एक छोटी सी कंडीशन होती है, वो ये होती है कि आपके पास ये जो एफ है ना और ये जो एफ इनवर्स है, कई बुक्स में एफ को जी भी लिखा होता है, मतलब एफ और जी आपस में इनवर्स कह रहे होते हैं वो, ठीक है जी। अब आपके पास अगर एफ है और ये एफ इनवर्स है, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये दोनों के दोनों 1-to-1 होने चाहिए, 1-1, यानी कि इन दोनों के दरमियान इस तरह का सिनेरियो बनना चाहिए, एक के साथ एक ही मैप करें, ठीक है। तो अगर ये आपके पास होगा तभी आप इन्वर्स किसी फंक्शन का फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि ऐसा फंक्शन जो 1-to-1 ना हो, क्या उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि फंक्शंस के केस में इन्वर्स फंक्शन का यूनिक हुआ करता है,
ठीक है, यानी फंक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है, एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं होते फंक्शन के। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होंगे वो तो फिर एक किस्म का यूँ होगा कि आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बना रहे होंगे, तो इसलिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक मैंने फंक्शन ले लिया। अब ये फंक्शन है और ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कैसे है कि आपके पास डोमेन में 2 एलिमेंट्स होंगे और उनकी सेम रेंज होगी, जैसे प्लस माइनस 2 दोनों के लिए आंसर जो है वो 4 आ रहा होता है। तो इसका मतलब डोमेन में 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज है तो वो रेपिटेशन हो जाएगी, ये मैनी वन में भी आ जाएगा, ये ऑन टू में भी आ जाएगा। ठीक है, यानी मैनी वन ऑन टू वाली जो आपको केस नहीं करवाया था मैंने, वो वाला केस आ जाएगा। अब आप जो है वो देखें, अब आप इनवर्स फाइंड करें। ठीक है, किसी भी इनवर्स का फंक्शन का कैसे फाइंड किया जाता है, आप एफ ऑफ एक्स को वाई लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप डोमेन को इधर ले आओ तो आपके पास बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर, और एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो है आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई। अभी तक मैंने ये डिफाइन नहीं किया, ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं मैंने आप लोगों को की कि एफ इनवर्स वाकई इनवर्स बनेगा ही नहीं, बस ऐसे ही आपको लोगों को एक नोटेशन आप लोगों को मैंने बता दिया। अब देखें, इस फंक्शन के केस में आपके पास ये जो एफ इनवर्स है ये 2 आंसर्स दे रहा है, तो इसका मतलब कि यूनिकनेस तो ना हुई, 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो गई। यानी आप प्लस वाली तरफ भी जा सकते हो, नेगेटिव वाली तरफ भी, दोनों तरफ आप लोग जा सकते हो, तो इसका मतलब ये तो बात ट्रू ना हुई। तो इस वजह से अब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं था। अब जब जो फंक्शन 1 to 1 होगा ही नहीं तो आप कैसे बताओगे कि मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल है और इन्वर्स यूनिक भी है। तो इस वजह से हम लोग कंडीशन ये लगा देते हैं कि 1 to 1 है। अब 1 to 1 होगा तो ऑब्वियसली अगर एक डोमेन है उसकी एक ही रेंज है तो एक रेंज की प्री डोमेन भी एक ही होगी। तो इसका मतलब इस वजह से यहाँ पर फिर हम लोग कहते हैं कि इन्वर्स फंक्शन को 1 to 1 होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा, अच्छा अब आगे आपके पास वीक 1 की जो एक दफ़ा रिकॉल थी वो आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, बाकी इसमें कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आप चीज़ों को समझ ना पाए हों, या कहीं पे आप लोगों को कोई चीज़ मिसिंग लगी हो कि ये चीज़ भी करवानी चाहिए थी नहीं करवाई गई, वो आप लोग मुझे लाजमी बता दीजिएगा। मैं वो चीज़ दोबारा आप लोगों को अगले नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर्स में, ये जो आपके लेक्चर होंगे उनमें करवा दूँगा। ठीक है, लेकिन जो आउटलाइन पर चीज़ें लिखी हुई थी उनके मुताबिक यही चीज़ें बनती थी, बेसिक सी। बाकी ये है कि अगर आप लोग इन डिटेल में ये चीज़ें करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि फिर मैं इस पर एक और लेक्चर बनाकर आप लोगों को फिर इन डिटेल चीज़ें करवाता रहूँगा। ठीक है जी। अब आगे आ जाता है वीक 2 आपका। वीक 1 आपका मुकम्मल हो चुका है, अब आगे आपके पास है वीक 2। वीक 2 की पहली पॉइंट जो था वो आपके पास था लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब वैसे तो ये बहुत एडवांस टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें लेकिन अब हम लोग इसकी बेसिक्स को ही समझने की कोशिश करेंगे। मतलब यानी कि इसमें जो थोड़ी बहुत यानी एक स्मॉल लेवल पर जाके, वरना एडवांस कैलकुलस में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस होती हैं, जो शायद आप लोगों के लिए समझना इतनी मतलब ना हो, वो ज़रा प्योर मैथमेटिक्स की तरफ चला जाता है, तो इस वजह से वो मेरे ख्याल में उस तरफ जाने के लिए उसके लिए 1 घंटे का अलग से लेक्चर चाहिए, तब आप लोगों को सिर्फ लिमिट की समझ आएगी कि लिमिट इन डिटेल होती बेसिकली क्या। लेकिन फिर भी मैं 5-6 मिनट में कोशिश करता हूँ कि असल कंसेप्ट जो है लिमिट का वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिमिट का कंसेप्ट क्या है। वरना आप लोग कैलकुलस में लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैं उस डेफिनेशन की ही बात कर रहा हूँ। उसको समझना, उसको अपने अंदर डिज़ोल्व करना, वो अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है जी। अच्छा, अब लिमिट होती क्या है, मैं आप लोगों को जनरल सा कंसेप्ट देता हूँ। ठीक है, अब एक फंक्शन आप लोग कंसिडर करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मिसाल है मैं एक फंक्शन लिखता हूँ से एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। एक सिंपल सा मैंने फंक्शन लिखा, ये एक सिंपल सा रैशनल फंक्शन है। ठीक है जी। अब इस फंक्शन, ये फंक्शन अनडिफाइंड किस पॉइंट पर, पहले देखें। अगर मैं एफ ऑफ 1 फाइंड करूं तो वो आपके पास आएगा 1 + 1 ओवर 1 - 1, तो ये तो आपके पास 1 ओवर 0 बन जाएगा, सॉरी 2 ओवर 0 बन जाएगा, और 2 ओवर 0 तो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे पॉइंट्स के ऊपर लिमिट, अब ये 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन ही अनडिफाइंड है। जब फंक्शन ही अनडिफाइंड है तो हम ना तो उसकी टाइप डिफाइन कर सकते हैं ये कौन सी टाइप का है, ना और कोई फंक्शन का ऑपरेशन लगा सकते हैं इसके ऊपर, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे पॉइंट्स के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं कि ऐसे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इनडिफाइंड का मतलब, सॉरी इन्फिनिटी का मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू जो है ना रियल एनालिसिस के केस में, यानी रियल नंबर्स के केस में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब यानी कि कहने का ये है कि आपके पास ये कोई ऐसा रियल नंबर पॉसिबल नहीं है जो इस केस में एफ ऑफ 1 का आंसर बता सके। ठीक है, यानी ये अनडिफाइंड कह लें आप लोग,
दूसरे लफ्ज़ों में। अब हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट के केस में हम इसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू के इंटरेस्टेड होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिस वजह से इस पर फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, बज़ाहिर तो नीचे जीरो नज़र आ रहा है, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पर ही फंक्शन की लिमिट मालूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों को लिमिट का कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अभी चूंकि लिमिट के थ्योरम्स मैंने आगे आप लोगों को थोड़े से बताने हैं, तो मैं इधर डायरेक्ट एक लिमिट का थ्योरम लगा के बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग अगर करो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ठीक है, लिखने का तरीका है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब डायरेक्टली अगर 1 अप्लाई करेंगे तो आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब ऐसे केसेस में हम लोग फिर क्या करते हैं, जिस पर यानी कि लिमिट का आंसर अनडिफाइंड आ रहा होता है, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि नीचे से वो टर्म खत्म हो जाए जिसकी वजह से अनडिफाइंड आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नीचे सिर्फ एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 की वजह से यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर पता है कि नहीं कि एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। ये लिमिट्स के केस में होता है। इसमें आप लोग ये करते हो कि ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हो, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव ले लेते हो। यानी यहाँ पे दो तरीके हैं फाइंड करने के लिमिट को। वो जब मैं लिमिट एट इन्फिनिटी या अनडिफाइंड वाली जब लिमिट ऑफ फंक्शन पे आऊँगा ना, उधर इसकी लिमिट फाइंड करना सिखाऊंगा। वैसे इसकी लिमिट जो है वो आती है आपके पास, मतलब अगर सॉल्व करें तो आंसर 1 आता है इसका। अब ये कैसे आता है ये मैं नेक्स्ट आने वाली मतलब थ्योरम की लिमिट्स के थ्योरम्स जो है ना उनके बाद ही आप लोगों को इस चीज़ का बताऊँगा। अभी भी ये एल हॉस्पिटल रूल फिलहाल जेन से निकाल दे। यानी इसकी लिमिट का आंसर आता है 1। अब 1 का मतलब क्या है, यानी कि इस फंक्शन की लिमिट 1 आने का मतलब क्या है, वो मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अब आपके पास क्या होगा, मैं ग्राफ ड्रा करता हूं। ये अब इस फंक्शन का ग्राफ मिसाल है, मुझे अब फंक्शन का ग्राफ जो है वो डायरेक्टली तो नहीं मैं फिलहाल बता सकता कि इसका कैसा बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास 1 है, ठीक है, और 1 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू आई है, यानी लिमिट की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। अब इस चीज़ का मतलब क्या होगा, इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आप जिस पर लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं, नहीं एक्स अप्रोच टू 1 एक्स अप्रोच 1 मतलब ये होता है कि आप दो साइड से लिमिट को अप्रोच कर रहे हो। आप एक तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हो, एक तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो लिमिट को। ठीक है, अब इन दोनों साइडों से अगर लिमिट को अप्रोच कर रहे हो, मतलब इस 1 को अप्रोच कर रहे हो, वैल्यूज़ आप लोग क्या करते हो, आप टेबल बनाते हो। आप टेबल में पहले पहले आप देखते हो कि अगर हम इसके अंदर एफ ऑफ 2 करें तो आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ 1.9 करें तो आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ 1.8 करें तो आंसर क्या आएगा। आप लोग इनके आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, अब इनके आंसर्स आप लोग निकाल के देखिएगा, मैं भी निकालता हूँ इनके आंसर। इसी तरह एफ ऑफ 1.5 क्या आएगा, मिसाल है एफ ऑफ आप कर लें, ये मैं इधर से ये वाला आ रहा हूँ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे 2 है और इधर से मैं 1 को तो अप्रोच कर रहा हूँ। मिसाल है 1.2 पे चेक कर लिया, एफ ऑफ मिसाल है मैंने 1.1 पे चेक कर लिया। इस तरह करके मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ चेक की। इन वैल्यूज़ को चेक करने से फिर गैस करेंगे हम लोग के क्या आंसर आएगा। सेकेंडली फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे कि एफ ऑफ, अब इस साइड से अप्रोच करते हैं, यहाँ पे 0 हम 0 से अप्रोच करते हैं। एफ ऑफ 0.1 का क्या आंसर है, एफ ऑफ जो है वो आपके पास मिसाल है 0.2 का क्या आंसर आएगा, एफ ऑफ 0.3 का क्या आंसर आएगा। अप्रोच करते करते आप लोग थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ली, आपने कहा कि एफ ऑफ 0.8 का क्या आंसर आएगा। ठीक है, इनके आंसर्स आप लोग निकाल लीजिएगा। अभी फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं निकाल रहा, आप लोग इनकी वैल्यूज़ निकाल के चेक कीजिएगा। आप लोग अब बिहेवियर ये देखेंगे कि इनके जो आंसर्स है ना, जो जो हम लोग 1 के करीब इधर आ रहे हैं ना, इनका जो आंसर है वो भी 1 के करीब आता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 के इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन 1 के करीब आएगा। जो जो आप इन पॉइंट्स में 1 के करीब आएंगे, जितना करीब आप एक्स में इधर जितना करीब आएंगे ना, वाई की वैल्यू उतनी 1 के करीब चली जाएगी। इसी तरह आप जितना इसके करीब आएंगे 1 की वैल्यू उतना 1 के करीब चली जाएगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से आप लोगों को ये मतलब कह रहा होता है कि फंक्शन यानी 1 ओवर एक्स का ग्राफ कुछ जो है वो मिसाल है, आप इधर से 1 को अप्रोच कर रहे हो सकता है यहाँ से वैल्यूज़ कम हो रही हो। ठीक है, आप इस तरफ से बढ़ा रहे हो तो वैल्यूज़ इधर से जाएं। बहरहाल जो भी आप लोग दोनों केसेस में वैल्यूज़ फाइंड करके देखिएगा, वो ये जो आंसर्स आएंगे ये 1 के करीब तरह होते चले जाएंगे आपके। तो इस वजह से ये मतलब होता है कि जो जो आप लोग लिमिट का आंसर फाइंड करते हो, जिस पॉइंट पर लिमिट आप लोग फाइंड करना चाह रहे हो, उस पॉइंट के जो जो करीब जाओगे, फंक्शन जो होता है, फंक्शन ये वाला फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू के को अप्रोच कर रहा होता है। वो जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो आपके पास लिमिट का आंसर बताती है, मतलब वो आपके पास लिमिट होती है। ओके हो गया। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लिमिट जो है वो एक जनरल आइडिया हो गया होगा। बाकी एडवांस कैलकुलस में एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इसकी डेफिनेशन है, तो अगर आप लोग वो कहेंगे तो मैं वो करवा दूंगा। बहरहाल इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा इसके बारे में। अच्छा जी, अब आगे आपके पास क्या है इसके अंदर,
आगे लिमिट के थ्योरम्स हैं। अब लिमिट के काफ़ी सारे थ्योरम्स हैं, मतलब थ्योरम से मुराद ये है कि लिमिट की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली है। ये थ्योरम से मुराद लिमिट की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। नंबर 1 ये आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम ऑफ लिमिट्स। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम्स ऑफ लिमिट है, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी पहली क्या है आपके पास, पहली आपके पास प्रॉपर्टी ये है कि आप लोग प्लस माइनस पे लिमिट को अलग कर सकते हो। मतलब आप अगर लिमिट फाइंड कर रहे हो, एक्स अप्रोचेस टू, मिसाल है ए, कोई भी आप पर्टिकुलर ए पे फाइंड कर रहे हो, और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, प्लस माइनस दोनों में इकट्ठे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो आप इस पे अलग अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ये किया जा सकता है। इसके बाद इसी तरह से मल्टीप्लाई में हो जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह यह बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये बन जाएगा। इसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आगे आ जाता है स्क्वायर रूट वाला, भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा डिवीजन में, भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और ये ए कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। राइटिंग के लिए माजरत चाहता हूँ, नेचुरली मेरी राइटिंग ही ऐसे है, मतलब ये यूँ समझ लें। कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ थोड़ा साफ साफ लिखने की। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, मतलब डिवाइन में भी अलग। इसके बाद आपके पास आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक में मतलब एंगल में चला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सिर्फ साइन का बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो उनके एंगल में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई हो जाती है। इधर साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये हो गया। और भी कुछ इसके थ्योरम्स हैं लिमिट के, कि अगर बाकी वो एडवांस कैलकुलस में सारे चले जाते हैं, बेसिक्स यही आ जाते हैं कुछ जो आप लोगों को ज़रूरी होंगे अमूमन। कोई अगर रह गया है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बहरहाल मेरे ख्याल में यही है। ये आपके पास लिमिट्स हैं। अब आगे आपके पास टॉपिक है लिमिट्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, यानी आप डिफरेंट फंक्शंस की लिमिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप एक सादा सा रूल है, सीधा सा एल हॉपिटल रूल पहले आप लोग समझें कि एल हॉपिटल रूल क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कैलकुलस अगर पढ़ी है तो ये रूल आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि अब आगे आ जाता है आपके पास एल हॉपिटल रूल। एल, इसको हॉस्पिटल भी पढ़ते हैं, हॉपिटल भी पढ़ते हैं, एल हॉपिटल रूल, ठीक है। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और आपके पास लिमिट डायरेक्ट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, 0/इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी की पावर 0, कुछ भी इस तरह की फॉर्म बन रही है, तो उस केस में आप एल हॉपिटल रूल लगा लेते हो, ठीक है। और ये अमूमन ऐसे फंक्शन पर लगता है जिन पर डिवीजन यानी रैशनल टाइप फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, जो मैंने लास्ट अभी एग्जांपल में लिया था, ठीक है। इसकी अब आप लोग लिमिट कैसे फाइंड करोगे। मिसाल है, मैं कहता हूँ इसकी आप लिमिट फाइंड करो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली अब इसके दो तरीके होंगे, ठीक है। एक तरीका तो तब मैं बताऊंगा जब मैं लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड आप लोगों को करवाऊंगा। अभी आप ये समझ लें, यह आपके पास है, सीधा एल हॉपिटल रूल लगाएं, सिंपल सा, कोई आपको डेफिनेशन कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। एल हॉपिटल रूल लगाएं, ऊपर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अभी डेरिवेटिव मैंने करवाना है, तो डेरिवेटिव में जो अमूमन जो है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों को डेरिवेटिव्स आते हैं, ठीक है जी। यहाँ 1 आ गया, इसके बाद जो है वो यहाँ पर भी 1 आ गया, नीचे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे x वाली कोई टर्म बची नहीं है, तो लिमिट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, आंसर 1 आ जाएगा। देखिए लिमिट का आंसर 1 आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम किसी एक और फंक्शन की ट्राई करते हैं लिमिट फाइंड करना। जैसे कि आपके पास फंक्शन है, मैं ले लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू से 2
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 2। ये आपके पास एक कोई फंक्शन मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इस फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? अब डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली अगर करेंगे तो वो 1/0 वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। सॉरी, 2 स्क्वायर रूट 2/0, यानी a/0 वाली फॉर्म, यानी नीचे इन्फिनिटी बन रहा है। अब नीचे नहीं, सॉरी 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 आई एम सॉरी, यहाँ पर नीचे 0 बनेगा। जब नीचे 0 बन गया तो इसका मतलब वो चीज़ अनडिफाइंड में चली गई है। ओके, हो गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, वही एल हॉपिटल रूल लगाएं, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे, एक्स अप्रोचेज टू 2, ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव आपका जो है वो कैसे इसका लेना है, वो अभी आप लोग फिलहाल जहन से निकाल दें। जब मैं डेरिवेटिव्स करवाऊंगा तो उधर ऐसी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बहरहाल इसका वैसे डेरिवेटिव आता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, इस ऊपर वाले का, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास, अब जब डायरेक्टली आप लोग लिमिट लगाओ, पीछे आपके पास बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ये आपके पास बचेगा। अब डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे 1/2 स्क्वायर रूट 2, आंसर आ जाएगा। अब ये लिमिट का आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। इसके लिमिट का आंसर आ गया। इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस की लिमिट, मिसाल है मैं निकालता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स, इसकी लिमिट। अब डायरेक्टली लिमिट पुट करने से कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, जब डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, बस बात ख़त्म। इसी तरह आप लोग फाइंड कर लो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 ई की पावर -2x, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली लिमिट पुट करने से भी आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ई की पावर -4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। अब आगे मेन टॉपिक आ जाता है लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है, कि लिमिट्स अगर इन्फिनिटी पे हो। अब लिमिट्स एट इन्फिनिटी का मतलब दो तरह से लिया जाता है, ठीक है। कैसे, देखें। नंबर 1, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। अब लिमिट्स एट इन्फिनिटी कैसे, देखें, दो तरह से है। केस वन क्या है कि अगर फंक्शन ही आपके पास क्या हो, मतलब जो है वो, सॉरी, एक्स ही अगर 0 को अप्रोच कर रहा हो, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इस तरह का सिनेरियो बन जाए आपके पास। इस केस में आप लोग कैसे लिमिट को सॉल्व करोगे? और केस टू जो है, केस टू क्या है, अगर लिमिट फाइनाइट को ही अप्रोच कर रही है लेकिन फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, यानी फंक्शन उसके ऊपर अनडिफाइंड हो गया। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि x+1 ओवर x-1, अगर ये 1 पर करें तो आंसर अनडिफाइंड आ जाता है। अब इस फंक्शन को भी हम लिमिट एट इन्फिनिटी के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो अब कैसे करेंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। मिसाल मैं कोई फंक्शन लेता हूँ, पहले मैं इन्फिनिटी वाला केस ही करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। मिसाल है मैं यही कर लेता हूँ x+1 ओवर x-1, ये मैंने एक सादा सा फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी क्या करेंगे, आप लोग x को ऊपर से कॉमन ले लो, x+1, सॉरी 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और नीचे से x को कॉमन ले लो, यहाँ पे लिमिट भी है x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर x, ये बन जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा। पीछे जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे बन जाएगा 1+1 ओवर इन्फिनिटी, इधर बन जाएगा 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा आपके पास। ये एक सिंपल सा तरीका होता है सॉल्व करने का। अब हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। एक और एग्जांपल में हम लोग जो है वो लिमिट ले लेते हैं, जैसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, मिसाल है से आप क्या लेते हैं, 1 ही कर लेते हैं, ठीक है। x² + 1 x² + 1 ओवर x-1, ये मैं एक फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे जी, एल हॉपिटल रूल नहीं लगाना इसमें, ठीक है, हम लिमिट एट इन्फिनिटी वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर नीचे बन जाएगा, आप ऊपर से x² कॉमन ले लें, ठीक है जी, नीचे बन जाए, यानी सबसे बड़ी पावर, सॉरी 1 नहीं करना, यहाँ पे इन्फिनिटी कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर और नीचे अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी, ऊपर से x² कॉमन ले लें, 1 + 1 ओवर x², ठीक है, नीचे से x कॉमन लेने, यानी कि ऊपर नीचे जो जो बड़ी पावर वाले फंक्शंस होंगे ना, ये पॉलिनॉमियल्स की बात हो रही है, यानी जब आप यहाँ पर ऊपर नीचे पॉलिनॉमियल्स हों तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - 1 ओवर x, ठीक है। अब ऊपर इधर से x कैंसिल, फिर भी x ऊपर बचा है, तो जब इन्फिनिटी करेंगे तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए लिमिट फिर भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक हो गया। ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 1 ओवर x², और इधर आ जाएगा 1 - 1 ओवर x। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, इन्होंने तो 0 हो जाना है इधर, अब लेकिन ये वाला x फिर भी अनडिफाइंड, ओहो आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं लगा, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। मैंने क्या किया, ऊपर से सबसे बड़ी पावर x² कॉमन ले ली, नीचे से सबसे बड़ी पावर x कॉमन ले ली। अब x ने x² से कैंसिल, यहाँ पर x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ,
कि अब आप लोग देखो तो यहाँ पे x फिर भी है, इन्होंने तो इन्फिनिटी होकर जीरो हो जाना है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वन है, वैसे ही सिर्फ इस x की वजह से फिर भी आंसर क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी ही आएगा। और यहाँ पर बार बार इन्फिनिटी लगाना नहीं बोलना, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। इसी तरह से अब मिसाल है, हम कुछ और फंक्शंस भी कर लेते हैं, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर x, ये है। इस फंक्शन की हम लोग लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग अगर देखो तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कुछ भी नहीं बनती, तो यहाँ पर आपके पास e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इसकी भी अनडिफाइंड है। इसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन x। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जब जूँ एक्स, मैं इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं कि इसको क्या होता है। बाकी भी ग्राफ की मदद से समझे जा सकते हैं, लेकिन चलें ये भी एक दफ़ा समझ लेते हैं। साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है आपके पास। ये अपर लिमिट इसकी +1 होती है, और यहाँ पे जो लोअर साइड से होता है वो -1 होती है। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करने का ना मतलब है, मतलब ये होगा इसका, सॉरी इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास एक क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगा, ये क्लोज इंटरवल, ये इसकी लिमिट का आंसर बनता है। अब ये अनडिफाइंड कैसे है, मतलब एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, वो यूँ है कि लिमिट, आप लोगों ने अगर लिमिट के थ्योरम्स किए हो तो लिमिट का एक थ्योरम है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि लिमिट यूनिक होती है, ठीक है। लिमिट क्या होती है आपके पास, यूनिक होती है। लिमिट यूनिक होने का मतलब यह है कि लिमिट का आंसर एक ही एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा लिमिट्स एक फंक्शन की नहीं हो सकती, वो एक ही होंगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि x यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, x जो जो बढ़ रहा है वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कभी आपके पास साइन की वैल्यू 1 आ जाएगी, कभी -1 आएगी, कभी इनके दरमियान वाली कोई टर्म्स आएंगी, ये ग्राफ बता रहा है। तो इसका मतलब जो जो x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी कि जो जो x इधर जाएगा, वैल्यूज जो हैं वो एक से ज़्यादा आ रही हैं, इन्फिनिट वैल्यूज आ रही है, रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आ रही है। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो अल्टीमेटली -1 +1 क्लोज इंटरवल के अंदर पाई जाएंगी। तो अब जब कोई सिंगल वैल्यू आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब, अब यहाँ पे केस देखें, इस केस में क्या था, इन्फिनिटी थी, इस केस में क्या था, इन्फिनिटी थी, लेकिन इस केस में फाइनाइट वैल्यूज तो आ रही हैं, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर फिर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे, और सोचनी भी चाहिए आप लोगों को, कि क्या ऐसा केस हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ बनती है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब, और वो हम लोग ये भी कह दें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब, यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग उसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं, मिसाल है हम राइट साइड से आ रहे हैं तो भी कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा है लिमिट का, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो भी कुछ फाइनाइट आंसर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब आप लोग क्या कहेंगे कि हो सकता है ये आप लोग पढ़ी हुई हो, फेमिलियर हो आप लोग, लेकिन मैंने चूँकि एक नए अंदाज से बोली है तो आप लोगों को शायद थोड़ी सी मुश्किल लगी हो। वो ये कि मैं अगर कह दूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स किसी पॉजिटिव नंबर k के बराबर है, कोई भी एक नंबर आ जाता है, कोई भी एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, कि जो जो जब हम x को पॉजिटिव साइड से a को अप्रोच करते हैं, यानी कि अगर ग्राफिकली देखो तो यहाँ पर कहीं पे a है और ये कोई ग्राफ का फंक्शन है, मिसाल है। आप लोग जब ग्राफ को इधर से अप्रोच करते हो राइट साइड से, a पॉजिटिव का मतलब होता है राइट साइड से, तो कोई आंसर k आ जाता है आपके पास। इसी तरह आप लोग लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव करते हो एफ ऑफ एक्स, तो वो कोई आंसर आपके पास स्मॉल है से l आ जाता है, कोई डिफरेंट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में राइट हैंड से भी लिमिट का मतलब राइट हैंड से आ रहे हैं, तब भी एक फंक्शन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, और राइट साइड से आ रहे हैं तब भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग नोट करें तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, जबकि मैंने जब आप लोगों को लिमिट का कंसेप्ट बताया था, लिमिट के कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि वैल्यू जो है वो आपके पास जो है, मतलब एक नंबर को वो करनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, मतलब एक ही नंबर को करनी चाहिए। मुझे वो ग्राफ नहीं मिल रहा, ये रहा। देखिए मैंने जब ये आप लोगों को समझाया था, मैंने ये कहा था कि जो जो आप x को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं चाहे लेफ्ट साइड से, दोनों साइडों से करें, तो फंक्शन की वैल्यू एक ही नंबर को दोनों साइड से अप्रोच कर रही होती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जब हम पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो वैल्यू कोई और आ रही है, जब नेगेटिव साइड से आ रहे हैं तो वैल्यू कुछ और आ रही है। तो इसका मतलब ये यूनिक तो ना हुई, जब यूनिक ना हुई तो इस केस में भी आप लोग यूँ कह दोगे कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अब ये मेरे बताने का मकसद ये था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पता होगी बात, लेकिन बताने का मकसद ये था कि अब हम इधर से कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है जी।
अच्छा जी, अब हम लोग कंटिन्यू को डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लें आप लोग, एफ ऑफ एक्स, ये भी एफ ऑफ एक्स, और इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब इसका हम लोग मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूटी आखिर ये ही क्यों है। ठीक है, मैं नए पेज पे आ जाता हूँ। अच्छा देखें, मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है जी। अब ये ग्राफ मैंने कोई एक फंक्शन ड्रा किया, जैसे कि मैं दो दो फंक्शन ड्रा करता हूँ। एक मैंने फंक्शन को ये ड्रा किया और इधर ही मैंने एक और ग्राफ बनाया। मैंने ये एक फंक्शन ड्रा कर लिया। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों फंक्शंस को आप लोगों को कंटिन्यूटी की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे मिसाल है, यहाँ पे कोई x इज इक्वल टू ए था, x इज इक्वल टू ए। अब पिछली डेफिनेशन के मुताबिक क्या है आप लोगों के पास, डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव बराबर होनी चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। यानी कि आप a को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करो तब भी आपके पास मिसाल है। यहाँ पे मैं आंसर आप लोगों को जनरली बता देता हूँ, ये आपके पास आंसर आ रहा है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए आंसर आ रहा है। ठीक है, आप ए को राइट साइड से अप्रोच करो तब भी आंसर एफ ऑफ ए आए। आप इसको इधर से लेफ्ट साइड से अप्रोच करो एक्स को, ठीक है, तब भी आंसर एफ ऑफ ए आई। और ये आंसर तभी देखें ना, आप दोनों के आंसर्स अगर इक्वल होंगे और मैं कह रहा हूँ दोनों के दोनों आंसर एफ ऑफ ए के बराबर आ रहे हैं, तो तीसरी चीज़ एफ ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल आ जाएं तो फंक्शन कंटिन्यू होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं मिसाल है, अभी मैं जब डिसकंटिन्यूटी के एग्जांपल्स आप लोगों को करवाऊंगा ना, उस वक्त आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी जो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी का मतलब ये होगा कि कोई भी ब्रेक ना हो। कंटिन्यूस फंक्शन इन जनरल क्या होगा, एक स्मूथ सरफेस, स्मूथ सी रोड आप लोग कंसिडर करें, मोटरवे जैसे। अब मोटरवे में मोड़ भी आती है, बेशक आती है, लेकिन वहाँ पे ना कोई जंप होता है। ठीक है, ना तो कोई उसके अंदर कोई ऐसा केस होता है कि आपके पास जो है वो इतनी बड़े जंप हो जाए। यानी कि जंप से मुराद मेरा दो तरह से है कि जिस तरह पाकिस्तान में आप लोग रहते हो कि रोड पर खड्डे होते हैं इतने बड़े बड़े, यानी कि, और कुछ होते हैं, कुछ जंप इतने बड़े बड़े होते हैं कि वहाँ से गाड़ी गुजर नहीं सकती। तो आप लोगों के पास दोनों केस कंसीडर कर लें कि आप गहराई, मतलब इतना गहरा खड्डा नहीं है कि वो आपको रोड रोक ले, वो भी नहीं होता मोटरवे पे। ना कोई इतना ऊंचा जंप होता है कि वो आपको रोक ले, वो भी कोई केस नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग जो है वो कंटिन्यूटी को इस तरह देख सकते हो कि एक स्मूथ रोड के तौर पर, एक मोटरवे के तौर पर कंसीडर कर लो। अब वहाँ पे आप कोई भी पॉइंट उठा लो, वहाँ पे लिमिट राइट हैंड साइड से चल, उस पॉइंट को आप फंक्शन को चाहे आप राइट साइड से अप्रोच कर लो, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लो, या फंक्शन में वो पॉइंट डायरेक्टली पुट करके देख लो, आंसर तीनों के केस में अगर सेम आ रहा है तो तब आप लोग कहते हो कि फंक्शन जो है वो मतलब आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये तो आपके पास होगी कंटिन्यूटी। ठीक है जी, अब कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी के एग्जांपल्स क्या हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा वो डिटेल में चला जाना है। इस कंटिन्यूटी के लिए अलग से एक लेक्चर चाहिए। अगर आप लोग कंटिन्यूटी के एग्जांपल्स समेत उसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो आप लोग कैलकुलस में करते हो वो चीज़ समझना अगर चाह रहे हो तो आप उसको लिए कोई अलग आधे पौने घंटे का लेक्चर चाहिए, तब आप लोगों को उसकी समझ मैं मतलब समझा पाऊँगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को पहले से उसकी समझ होगी, बस मैं चूँकि एक बेसिक रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब आगे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। ठीक है, अब ये जो मैंने ग्राफ बनाए हैं, ये मैं ग्राफ और कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को मिक्स करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, अब लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो रहा है क्योंकि जो कि डेमो लेक्चर 1 है, तो मैं डिसकंटिन्यूटी करके ये जो 2 वीक है ये मैं मुकम्मल करवा दूंगा। ठीक है, 2 वीक आपके मुकम्मल हो जाएंगे, फिर अगले जो 2 वीक होंगे वो नेक्स्ट डेमो क्लास में हो जाएंगे। क्योंकि मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं सिर्फ पिछली चीज़ें आसान आसान चीज़ें रिवाइज़ करवा के सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। देखिए, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को पिछली चीज़ें अच्छे तरीके से मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से टेस्ट लेने हैं, और जो टेस्ट लेने हैं वो मैंने थोड़े से कोशिश करूँगा कि मुश्किल सवाल दूँ ताकि आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें सोचने का मौका मिले। क्योंकि जब भी आप लोगों को सोचने का मौका मिलेगा ना, तब आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों को समझ आएगी। जहाँ पे आपको सोचने का मौका नहीं ना दिया जाएगा, आप लोग रट्टेबाजी कर लोगे, रट्टे लगा के पेपर एग्जाम सब कुछ दे लोगे, उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी पहला डेमो लेक्चर होगा, पहले डेमो लेक्चर में मैंने जो कुछ भी करवाया है आप लोगों को
ठीक है, जो कुछ भी करवाया है मैंने वीक 1 और वीक 2 मुकम्मल करवा दिए हैं। इन वीक 1 और वीक 2 में आज ही इंशाल्लाह आप लोगों का मैं टेस्ट बनाऊंगा, टेस्ट बना के मैं सेंड कर दूंगा भाई को। तो सेंड करके जो है वो आप लोग मतलब आप लोगों तक पहुंच जाएगा, तो आप लोग कल तक फिर आप लोगों ने वो सबमिट करवाना होगा टेस्ट, ठीक है। अपना जो है वो मतलब इंट्रोडक्शन ऊपर अपना नेम वगैरह लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता हो कि कितने लोगों ने किया है और जो है वो कौन कौन इंटरेस्टेड है करने में। अच्छा, हम डिसकंटिन्यूटी को पढ़ के एक दफ़ा लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि लेक्चर पहले ही काफ़ी लेंथी हो गया है, तो इस वजह से जो है मेरे ख्याल में आप लोगों को मुश्किल होगी। आधे घंटे का लेक्चर पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया था, तो कुछ वजह की वजह से फिर मुझे वो कंटिन्यू नहीं करना पड़ा, तो फिर मैं उसी को कंटिन्यू करके फिर ये अब तकरीबन आपका घंटे से ऊपर का लेक्चर बन जाए ना, डेमो लेक्चर 1। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि इसको वीक 2 तक ही रखूँ, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ें जो है डिसकंटिन्यूटी तीन किस्म की होती है बेसिकली, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा, कंटिन्यूटी के केस में ये चीज़ आएगी। अब यहीं से मैं वो तीनों केस बनाता हूँ। केस 1 डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मैं क्या डिस्कस करने लगा हूँ, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी पहले केस बनता है कि आपके पास लिमिट आपस में इक्वल ना हो। लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। ये केस 1 है। और ये केस 1 जो है इसको हम लोग नाम दिया करते हैं, इस वाली लिमिट को हम लोग नाम दिया करते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इस पहली टाइप का हम क्या नाम देते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब ये होती कैसे है, ये आपको मैंने ग्राफ बताया दिखाया था। अब यहाँ पे मिसाल है x इज इक्वल टू ए है, मिसाल है यहाँ पर x इज इक्वल टू ए है। अब आप जो x को राइट साइड से अप्रोच करते हो, यानी फंक्शन के ग्राफ पर आप राइट साइड से आ रहे हो, तो आंसर मिसाल है आपके पास यहाँ पर मिसाल है, मैं आंसर क्या लेता हूँ, k आ रहा है, ठीक है। और जो आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो फंक्शन के आंसर ये आएंगे। अब ये वाला आंसर आपके पास मिसाल है, आ रहा है आपके पास l, मिसाल है, ठीक है। मैंने जैसे आपको पिछले में बताया था। अब ये k है और ये l है, लिमिट के दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, पॉइंट एक ही है, आंसर्स दो डिफरेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप है, यानी यहाँ से डायरेक्टली जंप करके यहाँ चले गए। अब ये जो बीच में वैल्यूज आई हैं ये तो कोई आप लोगों ने कंसिडर नहीं किया, आपने तो जंप किया है। तो इस वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हम राइट साइड से आ रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आए तो ये चीज़ बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड से आए तो ये चीज़ बन जाए। तो अब यहाँ पे बीच में जंप आ गया है, दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो लिमिट्स एग्जिस्ट तो करती हैं, मतलब के भी एग्जिस्ट करता है कि एक फाइनाइट नंबर है, एल भी एक फाइनाइट नंबर है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपस में वो इक्वल नहीं है। क्योंकि आपस में इक्वल होती है तो ये वाला पॉइंट इधर आके मैच कर जाता, तो आपस में वो इक्वल हो जाती है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये डिफरेंट हो गया। तो पहली कंटिन्यूटी तो ये हो गई डिसकंटिन्यूटी। दूसरी डिसकंटिन्यूटी आपके पास हो जाती है, इसके बाद आ जाती है एक डिसकंटिन्यूटी कि आपके पास ये लिमिट्स एग्जिस्ट ना करती हों, मतलब ये जो फाइनाइट लिमिट्स हैं, ये वाली फाइनाइट लिमिट्स ये ही एग्जिस्ट ना करती हों, इसको आप लोग डिसकंटिन्यूटी कौन सी कहोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटी और लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि या दोनों हो जाए या दोनों में से कोई एक। ये सिनेरियो कौन सा बनेगा, ये सिनेरियो कुछ इस तरह का बनेगा, आपके पास यहाँ पे कोई आपके पास पॉइंट a है, ए के ऊपर इन्फिनिट हो गया वैल्यू, यानी आप राइट साइड से एक अप्रोच कर रहे थे, वैल्यू अचानक ही बढ़ गई, अचानक ही चली गई, ठीक है, ऊपर। इस केस में भी आप लोग क्या करोगे, इस केस में भी आपके पास वैल्यू इस पॉइंट पर, चूंकि आप राइट साइड से आ रहे थे, यूं करके आ रहे थे, अब राइट साइड से आ रहे हैं तो एक्स जब ए के करीब पहुंचते गए तो वैल्यू शूट कर गई है ऊपर की तरफ। जब शूट किया तो इसका मतलब वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है, आप जितना जितना एक्स के करीब आ रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं पर इक्वल नहीं आ रही कहीं पर भी। तो इसका मतलब ये केस बन गया आपके पास, ठीक है जी। या एक और बना लो आप लोग, जैसे कि मैं अगर बनाऊं, यहाँ पर आपके पास कहीं पे x इज इक्वल टू ए है, तो आप x को राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो फंक्शन पहले यूँ आता रहा, मतलब पहले यूँ आता, फिर अचानक से यूँ गिर गया, ठीक है। जो आप ए के करीब आएंगे फंक्शन बिल्कुल कम होता चला जाएगा। वहाँ आप कहोगे कि ए नेगेटिव साइड से अप्रोच करने से तब भी वो इन्फिनिटी पर चला गया। तो इस केस में अब वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे जाएगा, वो ऊपर भी जा सकता है, बस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो उस केस में आपके पास अब इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसको क्या नाम दिया जाता है, एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी का। एक तीसरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है जिसके अंदर आप लोग ये कहते हो, और ये वाली डिसकंटिन्यूटी होती है कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं आपस में, यानी कि आपके पास इक्वल का केस इस तरह मैं कह रहा हूँ कि अब इस तरह बना दे, जैसे कि ये है, ये फंक्शन का ग्राफ है,
ये फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है। कहने का मतलब ये है, ये दायरा लगाने का मतलब अभी मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप चाहे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आंसर फंक्शन का एक ही आ रहा है, यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है दोनों में, ठीक हो गया। लेकिन जब आप फंक्शन पर वैल्यू फाइंड करते हैं, ये फंक्शन पर वैल्यू के बराबर नहीं है। मिसाल है, मैं एक मिसाल दे के समझाता हूँ। आप लोग एफ ऑफ एक्स ले लो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था x+1 और x-1। तो जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे ना, तो जहां पर x इज इक्वल टू 1 आएगा ना, वहां पर इस तरह का दायरा लगा होगा। वैसे फंक्शन सारा होगा, लेकिन जब x इज इक्वल टू 1 है वहां दायरा लगा होगा, क्योंकि इस पर राइट हैंड लिमिट फाइंड करें या लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती है, लेकिन डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू पुट करने से अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब वो वैल्यू आपके पास बराबर नहीं आ रही। तो ये तीन किस्म की और इस डिसकंटिन्यूटी का नाम होता है, क्या नाम होता है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल इस वजह से कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर फंक्शन को मॉडिफाई कर दें तो मॉडिफाई करके ये ऐसे फंक्शंस निकाले जा सकते हैं जो जिनकी वजह से आंसर अनडिफाइंड आ रहा है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, मैं नए पेज पर जाता हूँ। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 2x² -4/x-2। ये मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन 2 पर अनडिफाइंड है, लेकिन हम इस फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप ऊपर x+2 x-2 लिख के x-2 कहाँ काट दें, वो सिर्फ x+2 बचेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अब कह रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 2x+2 x-2/x-2, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x+2 बचेगा। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी जो है वो आपके पास, अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, वो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। मिसाल है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, लेकिन जहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आएगा वहाँ पर आपको सर्कल नजर आएगा, ऐसे करके इस तरह का सिनेरियो बनेगा। तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स थी। जंप डिसकंटिन्यूटी एक और तरह से भी डिफाइन की जाती है, एक और तरह से भी पीस वाइज फंक्शन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो पीस वाइज फंक्शन से ही डिफाइन की जाती है। वो ऐसे है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ। मिसाल एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया कि जब जब x 1 से छोटा होगा, यानी 1 की राइट साइड, यानी ये मुराद है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइड पे, तो फंक्शन 0 के बराबर था, मिसाल है, ठीक है। और जब जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे रहे, तब फंक्शन था 1। मैं मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। मैं आप लोगों को अगर मिसाल दूँ तो मैंने क्या कहा, जब जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मैं ले लेता हूँ, जब जब आप 1 के से लेफ्ट साइड पे रहोगे फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, मतलब ये यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ तक ये, ठीक है। मैं 0 नहीं, चले आसानी के लिए आप लोगों को यहाँ पर 2 कर लेता हूँ। जब जब आप x इज इक्वल टू 1 करोगे, यहाँ पर x इज 1 है, यहाँ पर 2 है, तो जब जब आप 1 के लेफ्ट साइड पर रहोगे, ये 1 का लेफ्ट साइड है, 1 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन की वैल्यू रहेगी ये, और 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू पे वैल्यू रहेगी 1, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ऐसे, ये कुछ इस तरह का फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जंप लग गया, इधर से आप जंप करके आए हैं। पिछले ग्राफ में मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले में जैसे कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे आप जंप करके आए हो, तो वो इस तरह करके डिफाइन किए जाते हैं फंक्शन। तो ये आपके पास 2 वीक मुकम्मल हो गए हैं। अब कल इंशाल्लाह इन 2 वीक्स में से टेस्ट होगा, और कल आप लोगों को मैं, हो सकता है मैं आज ही आप लोगों को टेस्ट साथ ही बनाकर सबमिट कर दूँ, और कल तकरीबन, अब चूँकि छुट्टियाँ भी हैं, आप लोग फ्री भी होंगे कॉलेज से या तो यूनिवर्सिटी से, जिधर भी आप लोग पढ़ते हैं, तो तकरीबन आप लोग के पास 12 बजे तक का टाइम होगा। 12 बजे आपके पास डेडलाइन होगी टेस्ट की, तो 12 बजे से पहले आप लोगों ने टेस्ट को सबमिट करवाना होगा। अपना नाम और मतलब अपना बस नाम ही मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता होगा किस किस ने टेस्ट जो है वो दिया है। तो उस वक्त के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह डेमो लेक्चर में अगले 2 वीक्स या अगले 6 वीक्स जितने भी बनते हैं, तो वो कोशिश करूँगा कि, क्योंकि अब देखें ना, कोई भी चीज़ है डिटेल में समझाने के लिए, एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को पिछली चीज़ें रिवाइज़ करवा दी हैं, ताकि आप लोगों को खुद से रिवाइज़ ना करनी पड़े। ये एक लेक्चर सुने आप लोग, और सुन के आप लोगों को चीज़ें रिवाइज़ समझें। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आके आप लोगों को करवाऊंगा, और जैसे जैसे मैं लेक्चर दूंगा, अगले दिन उसी दिन ही उसका टेस्ट भी वो करेगा। जो लेक्चर होगा उसी दिन उसका टेस्ट, और अगले दिन 12 बजे तक सबमिट करवाना होगा।